हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विथ एमसीक्यू। क्रैक विथ एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हम क्वेश्चन एनालिसिस बिहार दरोगा 1275 के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमने मेंस का ऑलरेडी कर चुके हैं और प्री का शिफ्ट 1 कर चुके हैं। आज की डेट में हम क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे 1275 दरोगा जो 2024 में हुआ है, शिफ्ट 2 का करेंगे आज। और ये एग्ज़ाम जो हुआ था 17/12/2023 को हुआ था और 2 से 5 के बीच में हुआ था। और आज की जितने भी क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 2 में, वो सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम लूसेंट बुक से करने वाले हैं और किसी बुक से भी हम करने वाले नहीं हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो जब हम शिफ्ट 1 का हमने जब अपलोड किया था तो आप लोगों ने बहुत सारे लोग एक गलत तरीके से कमेंट किए थे कि आप गलत बोल रहे हैं, लूसेंट को ऐसे बोल रहे हैं, फलना ढिमका, ना जाने कितने कुछ आप लोगों ने बोला था। भाई मैं उन लोगों को बस ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग सीरियस हैं पढ़ने के लिए, हम उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि उसको हेल्प हो सके और अपने अंतर आत्मा से वो देख सके कि हमें कौन सी बुक पढ़ना है। ना ही हम लूसेंट का कोई प्रचार कर रहे हैं और ना ही कोई इंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये वीडियो उसी के लिए पर्सनल है जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उसके पास जो है 200 रुपये के बुक में एक लूसेंट क्या 200 की आती है, 150 की आती है बुक, 160 रुपये के लगभग आती है। वो बुक से अगर तैयारी कर रहा है और बेसिक बुक बनाकर उसे पढ़ाई कर रहा है तो वो उसके लिए है, वो आराम हो सके। कोचिंग के इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सब परेशान हो गए हैं, पैसे मोटे मोटे ले रहे हैं और दूसरी बात है वो जो रटना पढ़ना आपको ही है। तो जो कोचिंग में जाके आप पढ़ रहे हैं और ये आपको घर बैठे आपको ये काम यहाँ से मिल जा रहा है, आपका 50 से 60% का क्वेश्चन यहाँ से, तो क्या गलत है आप ये बता दीजिए मेरे को। आप लोग बहुत कल जो है ना बहुत कुछ बोले हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है। मेरा काम है बस आपको सही गाइड कर देना। बाकी आपको संभलना है संभल जाइए, ना संभलना है मत संभल जाइए। आपके पास पैसे हैं, जाइए कोचिंग चले जाइए। कोचिंग में बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा रंगीन कलर का, आप वहाँ खरीद के उसको पढ़ सकते हैं और नोट्स भी पढ़ सकते हैं आप। देखिए, जो लोग वाकई में बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए आज तीसरा क्वेश्चन का एनालिसिस है और वो भी लूसेंट बुक से ही करेंगे। हम आपको लूसेंट बुक से बताएंगे। पिछली बार दूसरी बात ये है कि जो लोग उस दिन कमेंट करके बोल रहे थे कि आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, फलना ढिमका, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, तो हम उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि, और ये बोल रहे थे कि लूसेंट, आप तो बोल रहे थे कि लूसेंट भी अच्छा है, लूसेंट पहले बोले अच्छा है, आप खराब बोल रहे हैं। हम खराब नहीं बोला लूसेंट को, वो लोग यही सब बोल रहे हैं जो पहले जो वीडियो पूरा अंत तक नहीं देख पाए। वीडियो अगर आप अंत तक देखे होते तो आप ये कमेंट करते नहीं। हमने ये बताया था आप लोगों को कि सेकंड शिफ्ट में 40 से 42 क्वेश्चन ही आया था, यानी फर्स्ट शिफ्ट में 40 से 42 क्वेश्चन लूसेंट से आया था। अब सोचिए 40 से 42 क्वेश्चन लूसेंट से ही आया है तो आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ कितना गया था पता है आपको? जनरल कट ऑफ 65 गया था। 65 में अगर 40 क्वेश्चन आपका लूसेंट से आ जा रहा है, मैं कहता हूँ 40 से नहीं और एक्स्ट्रा जब देखिएगा ना तो आपको बढ़ जाएगा। उसमें बहुत सारा जो है ना हम जो एग्जैक्ट आया था उसको बताएं तो वो 40 का 45 भी हो सकता है। अब ये बताइए कि 65 कट ऑफ जा रहा है और 45 आपको इसमें से आ जा रहा है, लूसेंट से आ जा रहा है, तो कौन सी खराब बुक है आप ये बता दीजिए मेरे को। तो लास्ट में अगर वीडियो देखे होते तो आप लोग ये बात नहीं बोलते। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आज हम लोग बात करेंगे शिफ्ट 2 का और बिल्कुल लूसेंट से ही करेंगे। और जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है लूसेंट से ही हमको पूरा करना है, किसी तरह का कोई दूसरी बुक में नहीं करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग नए हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक धन्यवाद का कमेंट कर दीजिएगा, बस आपसे मेरे को यही चाहिए। और जो लोग सीरियसली में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही क्वेश्चन को देख लीजिएगा और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि आपको कल की डेट में जो बिहार मध्य निदेशक एग्जाम मध्य निषेध का एग्जाम जो हुआ था उसका कल हम एनालिसिस करने वाले, वो भी लूसेंट बुक से करना है। कल के बाद जो है ना आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा बुक मुझे को पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि कितने क्वेश्चन कहाँ लूसेंट से पूछे हुए हैं और कितने क्वेश्चन किस चीज़ से पूछे हुए हैं, हम पूरी बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम आज की शिफ्ट 2 का 1275 वाला। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे। तो ये जो हुआ था 1939 में हुए थे। जब पेज नंबर 62 में जाएंगे आपके लूसेंट में तो आपको वहाँ पे हिस्ट्री को देखने को मिल जाएगा।
ये है आपका पेज नंबर 62। और जब यहाँ पर आएंगे हम तो यहाँ पे दिख रहा होगा 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजर नामक सेना भी बनाई थी। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो पेज नंबर जब हम इसका 52 में जाएंगे तो हमको ये देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 है, देख लीजिए, आप लोग को दिखा देते पेज नंबर 54 और ये 52। जब हम पेज नंबर 52 में जाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, कहाँ पे, यहाँ देखिए, लॉर्ड डलहौजी आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 के बीच में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कब हुआ है? 29 मार्च 1849 को हुआ था। ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन मिल गया। देखिए आज हम जो लूसेंट का कर रहे हैं ना, हम जो क्वेश्चन एग्जैक्ट दो तरह से हम मैच करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे जो बिल्कुल एग्जैक्ट लूसेंट में मिला हुआ है उसको भी देखेंगे, और जो हल्का सा उससे कनेक्ट कर रहा है, जो आप क्वेश्चन मतलब उसका आप जब 4 ऑप्शन आप देखेगा तो वो आपको क्लियर, उससे वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अपना सही आंसर मार सकते हैं, उससे रिलेटेड उसमें दिया हुआ था, हम वो भी करेंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये हमारा ब्रॉन-ओ में हुआ था। जब इसको हम उठा कर देखेंगे कहाँ पर, पेज नंबर 79 में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पेज नंबर 79, ये आपको दिख रहा है पेज नंबर 79। अब जब यहाँ पर हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रोनो नामक शहर में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन आप उठाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक जो था वो जवाहरलाल नेहरू था। अब देखिए इसमें क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन प्रस्तावक कौन है ये नहीं दिया हुआ। देखिए आपको दिखाते हैं सीट नंबर पेज नंबर 62 पे आके। देखिए ये हमारा पेज नंबर 62 है, और हम जब बात करेंगे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तावक के बारे में नहीं दिया हुआ, यहाँ क्लियर दिया हुआ नहीं दिया हुआ। तो ये यहाँ से आप कैसे दिखेगा, तो ये क्वेश्चन हम इसको ऐड ही नहीं किए कि कितना ये, इसको देखिए आपको टिक यहाँ मारा हुआ नहीं है, टिक यहाँ मारा हुआ नहीं है। जो टिक मारा हुआ है, जो क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू मिल रहा है, हम उसको ही उठाए हैं, आज उसी का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जो दिया हुआ है लूसेंट में वो उठाएंगे। तो ये तो दिया हुआ नहीं है। देखिए प्रस्तावक कौन था, जवाहरलाल नेहरू का बात नहीं दिया हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में सम्मिलित है? यानी कौन सा मध्यकालीन संत जिसका अभंग नाम का एक ग्रंथ है उसमें सम्मिलित है? तो तुकाराम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुकाराम इसका आंसर हो जाएगा। जब पेज नंबर हम जाएंगे 44 में, जब पेज नंबर 44 में जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा तुकाराम। पेज नंबर 44 दिख रहा होगा यहाँ पर, पेज नंबर 44 आपको, और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको तुकाराम। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। दिख रहा है यहाँ पे, अभंग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया। क्यों क्योंकि युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं और एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना शुरू कर दिया। हमारे लूसेंट में देखने को नहीं मिला, तो छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस का शासक लुईस 16वां किस राजवंश था? तो ये हमारा कौन था? ये हमारा था बोरबोन राजवंश था। तो ये भी लूसेंट में दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम भी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें टिक नहीं मारे हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अशोक किस राजवंश का शासक था? तो ये हमारा शिशुनाग वंश था। और जब हम पेज नंबर लूसेंट का 13 जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे देखने को पूरा क्लियर मिल जाएगा कि यहाँ पर कहाँ पर 13, पेज नंबर 13 जाएंगे तो आप देख लीजिए पेज नंबर 13 यहाँ पे दिख रहा होगा,
और पेज नंबर 13 यहाँ दिख रहा है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बोला, काला अशोक। यानी नागदस को उसके अमात्य शिशुनाग ने 1412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक, यानी काला अशोक जो है किस वंश का था, शिशुनाग वंश का था। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्यक्ति जिसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो कौन है ये हमारा CR दास है। कौन है, CR दास है। तो पेज नंबर 452 में दिया हुआ, पेज नंबर 452 में दिया हुआ ये आपको पेज नंबर 452 दिख रहा। और यहाँ अब जब नीचे आएगा तो यहाँ पे लिखेगा देश बंधु। किसे कहते हैं, देश बंधु जो हम कहते हैं चित्तरंजन दास को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था। तो इसमें थॉमस मुनरो था और रीड था, जनरल रीड था। ठीक है, तो दोनों था। पेज नंबर 51 आपको दिखा देते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 51। और यहाँ देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रैयतवाड़ी किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए समझौता था, रैयतवाड़ी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामूला जिले के पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। फिर 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसके सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। यानी मुनरो, टॉमस मुनरो और कर्नल रीड दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कालीबंगा, मतलब ये इसमें बयान करने वाला था। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। सुरकोटदा कहाँ है, भुज कच्छ में है। कोटजीजी कहाँ है, तो सिंध में है। बनवाली कहाँ, हरियाणा में। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 52। पेज नंबर 5 पे हम आएंगे तो ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। पेज नंबर 5 पे देखिए, पेज नंबर ये हमारा 5 है। यहाँ आपको दिख रहा होगा सब कुछ, यहाँ पे दिख रहा होगा कौन कौन सा देखिए है ना, कालीबंगा, कोटदीजी है, बनावाली है, ये सब सारा आपको देखने को मिल जा रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था। अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर नहीं कहा है कि भारतीय पूर्वी द्वीप यानी यूरोप से, यूरोप हमें कहाँ पड़ता है, यूरोप हम लोग जो पढ़ते हैं पूर्वी में पढ़ते हैं, यूरोप पड़ता है पश्चिम में। तो ये नहीं कहा कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसने की, नहीं जो भारत का रास्ता जो खोला था, यूरोप से भारत का रास्ता पश्चिमी तट का किसने खोया था, तो ये नहीं बोला। लेकिन आप अगर पुर्तगाली का नाम देखिएगा और ऑप्शन देखिएगा तो आपको वहाँ वास्को डी गामा दिख जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे क्या कहा है क्लियर, 46 में ले जाते हैं। यहाँ तक कि 46 पेज में क्या कह रहा है कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजरात तथा प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। तो यहाँ पर यह नहीं दिया हुआ है कि पूर्वी द्वीप समूह का खोज किसने किया। तो अगर ऑप्शन में देखिएगा तो पुर्तगाली देखिएगा तो आप क्या मारिएगा, यहाँ पे मार सकते हैं आप अच्छे से कि वास्को डी गामा था। देखिए यहाँ पर हम जो है ना इसको टिक नहीं मारे, मतलब हम लिए नहीं। देखेंगे टोटल जो है 12 क्वेश्चन है अपना, किसमें है ये, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में 12 क्वेश्चन में कितना हमको मिला क्वेश्चन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिल गया टोटल। इससे हमको ये हमारा पूरा टोटल मिल गया 12 क्वेश्चन। अब उसी नेक्स्ट हम करेंगे किसका, पॉलिटी का। नेक्स्ट हमारा किसका नंबर है, पॉलिटी का। पॉलिटी का भी हम वही करेंगे जो क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने हूबहू रिसेंट मिल रहा है, हम उसी को टिक किए, आप देख सकते हैं टिक किए, बाकी इसको घोरा कर दिया। जो नहीं मिला है उसको हम घेरा कर दिए और उसको गिने भी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आपको हम पॉलिटी में दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आ गए हम लोग पॉलिटी में बात करेंगे। अब पॉलिटी की बात करेंगे। सबसे पहला पॉलिटी में क्वेश्चन हमारा कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, टोटल 40 होती है। ठीक है, तो कितना अभी कहाँ मिलेगा, ये पेज नंबर 249 जब हम लूसेंट का पकड़ेंगे तो वहाँ पर हमको ये देखने को मिल जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पेज नंबर 249 और यहाँ दिख रहा होगा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद में गोवा 40 से, मिजोरम 40 से, सिक्किम 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा में कितना है, तो यहाँ विधान परिषद क्या पूछ रहा है आपको, तो विधान परिषद का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिख लिया आप विधान परिषद में यहाँ दिख रहा कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि संविधान का कौन सा
भाग जो है कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है। तो ये हमारा कितना होता है, डीपीएसपी होता है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व। जब पेज नंबर 235 में जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन 235 में। 235 में जब देखेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पे गया ये आपको दिख रहा होगा 235 नंबर पेज। क्या लिखा हुआ, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन राज्य का नीति निर्देशक तत्व से समायोजित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अफसर की समानता किस में है, किस आर्टिकल में है, तो ये हमारा 16 में है। जब पेज नंबर हम 233 पे जाएंगे तो ये हमको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 233 पे अफसर की समानता के बारे में बात की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अफसर की समानता अनुच्छेद 16 में किया हुआ है। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता दिख रहा है यहाँ पे, अफसर की समानता आर्टिकल 16 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहेंगे, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि जो होती है, जमानत राशि कितना है, तो ये लूसेंट में दिया हुआ नहीं है। ऐसे होता है ये 15,000 जमानत राशि जो होती है 15,000 होती है, लूसेंट में ये दिया हुआ नहीं। इसको हमने गोल घेरा बना के रखा हुआ कि नहीं मिला मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या करता है। तो संविधान संशोधन जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए वो बाध्य है। ठीक है, ये आपको दिखाएंगे आपको पेज नंबर 239 में। ये दिख रहा है पेज नंबर आपको 239 और यहाँ आप देखिए संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। यानी संविधान संशोधन के में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किसी तरह का कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बनाया है। ठीक है, ये हमारा इस भी क्लियर हो गया। किस पेज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो किस आर्टिकल में है और किस मतलब पेज में, रूल्स एंड में, तो आपको दिखाते हैं पेज नंबर 247 में जब बात करेंगे तो पेज नंबर 247 की बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पेज नंबर 247 और यहाँ आपको दिख रहा होगा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उच्च न्यायालय के मुकदमा का हस्तांतरण है और प्रशासकीय अधिकार है। तो ये भी आपको क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निर्वाचन आयोग यानी सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सुमेलित करने में क्या था, ग्राम पंचायत दिया हुआ था, एक समान नागरिकता संहिता दिया हुआ था, कृषि पशुपालन दिया हुआ था, न्यायपालिका और कार्यपालिका दिया हुआ था। तो ग्राम पंचायत 40 में है, एक समान नागरिकता संहिता 44 में है, कृषि पशुपालन 48 में है और न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण जो है आर्टिकल 50 में। जब पेज नंबर 236 अब जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए ग्राम पंचायत कहाँ है, 40 में दिया हुआ है और क्या देगा 44 नागरिक के लिए एक समान संहिता हो गया, 48 कृषि एवं पशुपालन था और 50 देखिए यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि उच्च न्यायालय यहाँ निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, किस आर्टिकल में किया गया, तो ये हमारा 324 में किया गया। जब निर्वाचन आयोग हम 252 नंबर पेज पे जाएंगे तो ये हमको देखने को मिल जाएगा 252 में। ठीक है, निर्वाचन आयोग यहाँ पे दिख रहा होगा, निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, भारत में स्थानीय शासन विषय है, यानी स्थानीय शासन जो है विषय किसका है, ये राज्य सूची का है। राज्य सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन। तो पेज नंबर 230 में जब जाएंगे तो हमको वहाँ पे देखने को ये वाला क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। पेज नंबर 230 में कहाँ मिलेगा ये हमको आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 230। पेज नंबर 230 देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा राज्य सूची का विषय। राज्य सूची के विषय में कौन सा, देखिए स्थानीय स्वशासन दिया हुआ है, क्लियर दिख रहा है आपको। स्थानीय शासन किस विषय, किसका विषय है, तो राज्य सूची का ये विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, 4 को दिया हुआ था, महान्यायवादी था, राज्यपाल था, जिसमें से लोकसभा अध्यक्ष दिया हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष इसमें राष्ट्रपति जो है नहीं कर पाता था। 243 नंबर पे जाएंगे आपको तो वो भी दिखा देते हैं। राष्ट्रपति का शक्ति है,
पेज नंबर 243 में देख लीजिए यहाँ पे। लोकसभा के पदाधिकारी क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना है। इसमें कोई किसी तरह का राष्ट्रपति का हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता है निम्न में, हाँ ये तो हो चुका है, क्या है, कौन एक गैर सदस्य के रूप में किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये हमारा कौन होता है, ये हमारा महान्यायवादी होता है, इसको हम लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। हमारे कहाँ पे दिया हुआ, पेज नंबर 256 लूसेंट में, पेज नंबर 256 लूसेंट में दिया हुआ, पेज नंबर 256 लूसेंट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ। भारत का महान्यायवादी किस में है, तो अनुच्छेद 76 में है, और ये कहाँ दिया हुआ है, महान्यायाधीश सर्वप्रथम भारत का सरकार का विधि अधिकारी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने पूरा पॉलिटी का क्वेश्चन देख लिया। पॉलिटी में टोटल जो है 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। 13 क्वेश्चन में बस सिर्फ एक क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो था वो 6 क्वेश्चन जो था ये हमारा, सॉरी 13 क्वेश्चन में जो हमारा है एक क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाया। ये मिला है किस, 6 नंबर में क्या कहता है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। ये लूसेंट में 78 नंबर दिया हुआ है, आर्टिकल 78 में दिया हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं दिया। देखिए ये भी आपको हम दिखा देते हैं। 241 में क्या करता है, 241 पेज नंबर जब हम जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, पेज नंबर 241। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। ये अनुच्छेद 78 दिया हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन में था वो नहीं दिया हुआ है। ये कह रहा था किस अनुच्छेद के में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य संबंधित है, तो 78 में दिया हुआ है। तो आप अगर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इसको समझ में आ जाएगा, तो आप टिक मार के आ सकते हैं। तो देख लीजिए टोटल 13 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन जो है टोटल पॉलिटी का क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन छूट गया। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का ढंग अलग है। यानी सोच लीजिए कि 13 में 13 पूछा हुआ पॉलिटी का। लूसेंट का पावर आप देख लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोग जो है किसका करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे जियोग्राफी का करेंगे। नेक्स्ट करेंगे जियोग्राफी, और उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद फिर आएंगे हम लोग साइंस पे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हमारा है जियोग्राफी। देखिए अब नेक्स्ट हम करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। तो हमारा ये क्या था ऑप्शन में, ये गोल्ड डिजर्ट था। देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिएगा हम टिक नहीं मारे, क्यों नहीं मारे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। कोल्ड डिजर्ट के बारे में बताया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे उत्तरी दिशा में कौन है, ये नहीं है। देखिए आपको दिखाते हैं पेज नंबर 166 में, और देखिए पेज नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पेज नंबर 166, और यहाँ आपको दिख रहा है कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश स्थित पिन वैली राष्ट्रीय पार्क तथा आसपास के क्षेत्र चंद्रताल, सराय और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए हम ये कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी और इसका क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल, दोनों एक ही में पढ़ा जाता है, दोनों लगभग सेम होता है, तो इसलिए हम दोनों को एक में कर लिए, इन्वायरमेंट अलग नहीं किए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल है। तो यहाँ पर देखिए कोल्ड डिजर्ट दिया हुआ, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं आप कहीं पर कि सबसे उत्तरी दिशा में है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कोल्ड डिजर्ट कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन जो था जितने भी सब थे, तो उत्तर प्रदेश का था, गुजरात का था, तो यहाँ पे सब उस ऑप्शन से आप जाके यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये भी आपको क्वेश्चन मिला हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस जनसंख्या घनत्व, यानी किस स्टेट में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा। तो ये हमारा किसका आंसर था, ये हमारा बिहार है। जब पेज नंबर हम जाएंगे 147 में, तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 147 में देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं, जिसमें सबसे पहले अपना आता है बिहार, 1106 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर और करता है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो जापान की मुद्रा का नाम जो है वो येन है। तो ये भी आपको पेज नंबर देखने को मिल जाएगा 118 में, पेज नंबर 118 में देखने को आपको मिल जाएगा जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। ये रहा अपना जापान और उसकी राजधानी टोक्यो, और इसकी मुद्रा जो है येन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये हमारा लोकटक झील को कहा जाता है। जब इसको हम उठाकर देखेंगे लूसीड में पेज नंबर 128, तो यहाँ पे हमको लोकटक झील के बारे में हमें दिखाई मिल जाएगा कि लोकटक झील, तैरते हुआ झील कहते हैं किसको? तो लोकटक झील को। तो ये यहाँ पे आ गया पेज नंबर हमारा है 100। ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, लोकटक झील कहाँ है? तो सबसे पहले मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में ही केबुल लमजाओ झील है, जिसको हम नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो लोकटक झील में क्या है? लोकटक झील के अंदर ही केबुल लमजाओ है, उसी को हम लोग केबुल लमजाओ या लोकटक झील क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसी केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसका अंडमान और निकोबार का पेज नंबर 148 में जाएंगे तो हमको जनसंख्या से देखने को वहाँ पर मिल जाएगा, पेज नंबर 148 में। अभी आपको दिखाए थे पेज नंबर यहाँ पर 148 में। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लियर लिख रहा है कि सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली है और न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेंटियागो जो है, सॉरी यहाँ पे कौन सी गैस जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो जब हम पेज नंबर, इसका आंसर होगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। जब पेज नंबर 171 जाएंगे, जैसे क्वेश्चन जो हमारा है पर्यावरण का है, लेकिन अब जब हम जाएंगे 171 पर तो हमको ये देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 171 पर। पेज नंबर 171 पे जाएंगे तो हमको देखने को मिल जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिख रहा है। यहाँ पर क्या है? ओजोन गैस परत का क्षय प्रारंभ होता है, कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेंटियागो राजधानी है किसकी है? तो सेंटियागो जो राजधानी है चिली की है। ठीक है, ये जब हम जाएंगे पेज नंबर 119 में तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा चिली दिख रहा होगा यहाँ पर, और उसकी राजधानी जो है सेंटियागो है और इसका मुद्रा जो है पिसो है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल नीनो का प्रभाव नहीं है। इसमें 4 को ऑप्शन दिया हुआ था, कौन सा प्रभाव जो है अल नीनो से नहीं है? तो उसमें दिया हुआ है कि पेरू तट पर जल का तापमान जो है कम कर देता है। ये गलत है। पेरू के तट पर जल का तापमान जो है बढ़ा देता है, इसलिए इसको हम अल नीनो कहते हैं। देखिए पेज नंबर 131 पे ये चीज़ दिया हुआ है आपको, पेज नंबर 131 पे ये दिया हुआ है। देखिए अल नीनो के बारे में भर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल नीनो के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो कह रहा है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, यानी यूनेस्को जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो जैसे जाएंगे उसका शिक्षा, विज्ञान व सांस्कृतिक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। तो जाएंगे पेज नंबर 442 पर, तब आपको यहाँ पे देखने को ये हमारा यहाँ दिख रहा है यूनेस्को 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। पेरिस में इसकी फ्रांस मुख्यालय है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्र के मध्य निकटता की भावना को निर्माण करना होता है। तो ये हमारा हो गया किस चीज़ के लिए? ये हमारा यूनेस्को का काम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है? ये हमारा होता है पेज नंबर 132 में जाएंगे, और ये होता है हमारा काजू के लिए होता है लाल लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। पेज नंबर 132, पेज नंबर 132 आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे देख लिए शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट या सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में भी जाना जाता है। गहरी लाल लेटेराइट में लौह अयस्क तथा पोटास की बहुलता होती है, इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदा अधिकतम उपयुक्त है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा भारत का त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं? ये लूसेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम घेरा भी लगा चुके हैं, ये आपको लूसेंट में नहीं दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तटीय मैदान के भाग क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल कहते हैं बंगाल की खाड़ी से सहारे तटीय मैदान को। देखिए लूसेंट में इसकी चर्चा की गई, लेकिन जो क्वेश्चन लिखा हो बंगाल की खाड़ी से, ये चर्चा नहीं की। आपको हम दिखा देते हैं 124 नंबर पेज नंबर 100। देखिए ये हमारा है पेज नंबर
24 आपको दिख रहा है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ दिया हुआ? कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक दिया हुआ कोरोमंडल तट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान को क्या कहते हैं? ये हमारा कोरोमंडल दिया हुआ। तो अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़े रहिएगा तो कोरोमंडल के बारे में पता चल जाएगा, कन्याकुमारी कहाँ पर है और कृष्ण डेल्टा कहाँ पर है। तो यहाँ से आप इसको भी निकाल सकते हैं, समझ लिए कि ये क्वेश्चन है आपको दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पालार पानी जो है ना, पालार पानी जो है क्या है ये? तो पालार पानी एक वर्षा जल है जो राजस्थान में भूमिगत जल है, ठीक है, लेकिन ये लूसेंट में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज़ से है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से। ये देख पेज नंबर 214 में दिया। आपको यहाँ दिख रहा दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम श्वेत क्रांति को गति को तेज करने में विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इसका गंगा का डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है हमारा फरक्का है। हमने लूसेंट में खोजा, ये हमें नहीं मिल पाया। दूसरी बात कि दिहांग दर्रा भारत में कहाँ है? तो दिहांग दर्रा जो है आंध्र बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी दिहांग दर्रा, सबसे बड़ी बात कि दिहांग दर्रा यहाँ पे दिया हुआ नहीं। हमने तो पूरा कोशिश किया खोजने का पर मिला नहीं। अगर किसी बंधु को मिलता है तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, ऐसे तो लूसेंट में लगता है कि दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हून किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? ये मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस पादप का उपयोग बायोडीजल में उत्पाद के लिए किया जाता है? तो करंज था, महुआ था, जट्रोफा था और अरंडी था। ये भी लूसेंट में देखने को नहीं मिला। यानी आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन, यानी 16 में 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। कहाँ से? ये हमारा टोटल जियोग्राफी से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? यानी मुद्रा जो होता है उसका सबसे पहला काम क्या होता है? तो वह हमारा क्या करता है? विनिमय में काम आता है, लेन देन में काम आता है। दूसरा क्या होता है? किसी भी वस्तु का मूल्य मापने में काम आता है। ये लूसेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक जगह जब हमने खोजा तो वहाँ पर भी दिख रहा होगा पेज नंबर 219 में, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर झलक मेरे को देखने को मिला। तो क्या लिखा हुआ? पूर्ति समय अपनी मांग उत्पन्न करता है और यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। तो ये मान लीजिए कि लूसेंट में ना के बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं। हमने बहुत खोजने का कोशिश किया, अगर किसी को मिलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर मेरे को, हो सकता है कि मेरे आंखों से ओझल हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन जो है हमारा क्या? श्रम है, ठीक है, यानी लेबर है। तो पेज नंबर 219 में जाएंगे तो ये भी इसका यहाँ पर भी जो है इसका डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन जब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों श्रम व पूंजी की प्रयोग होना आवश्यक है। यदि इनमें से किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता है तो वस्तु का उत्पादन शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर भी देखिए हम क्लियर यहाँ पे टिक नहीं मारा, यानी समझ लीजिए कि डिस्कशन तो है लेकिन जो हम चाह रहे हैं वो मेरे को नहीं मिला, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल हटा दिए। अगर आप इसको पढ़ के जाइएगा तो हो सकता है कि आप जो है एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ पे काम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांगती है, ये C+I होता है। ये भी लूसेंट में कहीं देखने को नहीं मिला मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो ये हमारा प्राथमिक करता है, यानी प्राकृतिक संसाधन से कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। पेज नंबर जब 181 में जाएंगे तो हमको ये देखने 281 में जाएंगे तो हमको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए पेज नंबर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं 181 में, और यहाँ आपको दिख रहा है क्लियर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ इसलिए हम यहाँ पे टिक मार दिया। किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है? तो पेज नंबर जब हम 219 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वस्तु में जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गेफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। मूल्य में वृद्धि होने पर गेफिन वस्तुएं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है।
इस विरोध सभा को ही गिब्बन विरोध का संज्ञा करता है। और यहाँ पर भी दिया हुआ है, यदि अन्य बातों में समान रहे, मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है, यानी दोनों का अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमको दिखा हुआ, इसलिए हमको टिक मार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का संचालन कौन करता है और विनिमय कौन करता है? तो ये हमारा आरबीआई करता है। ये हमारा लूसेंट में दिया हुआ नहीं। नेक्स्ट होता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। पेज नंबर 183 में जाएंगे तो ये हमको देखने को, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पेज नंबर 183। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक, इसी हिंदी वर्ड में है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट का जो है इसका हिंदी वर्ड है वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक जो होता है, ये कौन जारी करता है? ये हमारा विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या है? तो डेल सी वाई डेल वाई, ये भी नहीं मिला मेरे को। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित में से विशेषता है। तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होना चाहिए, सभी फर्म समरूप होना चाहिए और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता कीमत स्वीकार करता हो। तो ये आपको देखने को नहीं मिला लूसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का आधार, कौन सा क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र का आधार है? तो ये हमारा रेलवे है। 215 पेज नंबर जाएंगे तो ये हमको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 215 क्या लगेगा? सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या 2 है, जिसमें परमाणु ऊर्जा है और रेलवे परिवहन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स टोटल 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन में कितना देखने को मिला? 1 2 3 4 ही क्वेश्चन देखने को मिला है ये। और बाकी अगर आप पढ़े हैं, अगर ऑप्शन के साथ जाइएगा तो आप उसको हल कर लीजिएगा। अगर ये बुक पढ़िएगा तो यकीनन है कि आप उस लेवल तक पहुंच जाइएगा, एलिमिनेशन करके क्वेश्चन जो होता है आप वहाँ पहुंच जाइएगा। तो आप समझ लीजिए कि यार 5 क्वेश्चन मिल गया, 1 2 3 4 क्वेश्चन मिला है, तो हो सकता है कि 7 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटस में आएंगे, नेक्स्ट स्टेटिक्स में कुछ आएंगे। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? तो 29 अगस्त को मनाया था। पेज नंबर 447 पे आएंगे तो मिल जाएगा। बाकी स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप जो है विकसित करने के लिए तैयार है, कौन था? CSI और नीरी है। द एज ऑफ टाइम, ये कल्पना चावला की जीवनी है, जो कि हमारे लूसेंट में देखने को नहीं मिला। बोलते हैं दवाओं के आयात निर्यात, नई दवाओं की मंजूरी और उसका क्लिनिकल परीक्षण और नियामक नियंत्रण जो है कौन करता है? CDSCO द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारा ज्योग्राफी हो गया। अब हम आएंगे साइंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिजिक्स का, साइंस की तरफ आ गया। हम लोग फिजिक्स में देखेंगे, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। क्या देता है? यानी चाल जो होता है दूरी और समय का ग्राफ देता है। क्या हुआ? एकांक समय में चली हुई दूरी को क्या करते हैं? दूरी को क्या करते हैं हम लोग? चाल करते हैं। तो चाल का दिया हुआ पेज नंबर 301 में, ये क्लियर नहीं दिया हुआ, दूरी समय ग्राफ का नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पेज नंबर 301 में इसका डिस्कशन करके रखा हुआ है। आपको दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? चाल दिखा हुआ। चाल देखा हुआ किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन करके आप जो है बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन रहेगा आपको तो वहाँ पे देख सकते हैं चाल और दूरी क्या होता है, दूरी और समय के बीच में क्या होता है? चाल होता है। तो ये आपको बन सकता है, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ पे हम टिक नहीं मारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या करवाता है? ये हमारा ऊर्ध्वपतन कहलाता है, यानी सब्लिमेशन कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये फिजिक्स का भी है और ये केमिस्ट्री का भी है। तो केमिस्ट्री को देखने को मिलता है, फिजिक्स में देखने को मिलता है। तो लूसेंट में फिजिक्स में हमको देखने को नहीं मिला। जब हम पेज नंबर 340 में जाएंगे तो आपको हम दिखा देते हैं। पेज नंबर 340 ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, पेज नंबर 340 में जब हम जाएंगे तो आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही, मिल सकता है, क्या मिलेगा आपको? पेज नंबर 340, यहाँ देखिए पेज नंबर 340 दिख रहा है। ऊर्ध्वपतन सब्लिमेशन कर रहा है। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस का मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस होता है ऊर्ध्व सब्लिमेशन हो, दूसरा नहीं। इस विधि का कर्पूर नेप्थलीन अमोनिया क्लोराइड होता है। दिख रहा है यहाँ पर ऊर्ध्वपतन के बारे में, ये आपको यहाँ पे देखने को ये भी हमें मिल गया। नेक्स्ट कहता है कि उष्मा गति का द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? यानी इसमें कहता है कि इफिशिएंसी जो है कभी भी 100% नहीं हो सकती। इफिशिएंसी यानी दक्षता जो है 100% नहीं हो सकती है। ये भी आपको हम दिखाते हैं पेज नंबर 315 में जब हम जाएंगे तो ये हमको देखने को मिल जाएगा। उष्मा गति का तीसरा नियम
आप देख सकते हैं यहाँ पेज नंबर 15 में। ये हमारा ऊष्मा गति है, फर्स्ट नियम है, और ये हमारा जो है सेकंड नियम है। सेकंड नियम कहता है कि ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है, यानी ऊष्मा जो भी होता है, जो ऊष्मा आपके पास है वो पूरी तरह से कार्य में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ये उसी के बारे में बता रहा है, यानी 100% इफिशिएंसी के बारे में बता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है हमारा, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज विद्युतीय पथ पर घुमाया जाता है तो किसी बिंदु पर पत्थर का टुकड़े को क्या होगा वेग, तो उस बिंदु पर स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होता है। ये सेम तरह से क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसका डिस्कशन जो है पेज नंबर 301 में लूसेंट द्वारा किया गया है, तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं कि क्या किया गया। देखिए यहाँ पे डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से घुमाने पर और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखित उड़ जाता है। यानी यहाँ से देखिए, इसको हम क्वेश्चन को टिक नहीं मारा है कि मतलब क्वेश्चन ऐसे कि लूसेंट में मिल गया, लेकिन उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। इसलिए आप जो है उसको, अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, अगर पढ़े रहिएगा तो ये आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति यानी ऑडिबल साउंड होती है, परास होती है, कितनी होती है, तो 20,000 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। पेज नंबर जब 310 पे जाएंगे तो ये हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये हमारा आता है श्रव्य तरंगे, दिख रहा है यहाँ पे श्रव्य तरंगे कितना है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से श्रव्य तरंगे यहाँ पर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों का हमारा कान सुन सकता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, समान दृष्टि के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, तो होता है टोटल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। पेज नंबर 320 पे जाएंगे तो ये हमको देखने को क्लियर मिल जाएगा। पेज नंबर 20 पर देखिए, सामान्य आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी मिल गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु का बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, किस चीज़ में दिया जाता है, तो हमारा पेज नंबर 302 में दिया हुआ है, सेकंड ला दोबारा दिया हुआ है। 302 में सेकंड ला दोबारा जो है किसका बल और त्वरण यानी फोर्स और एक्सीलरेशन का आपको दिया जा रहा है। यहाँ से दिख सकता है आपको दो को क्या फोर्स और मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यानी एक्सीलरेशन और फोर्स के बारे में रिलेशन कहाँ दिख रहा है आपको, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से दिख रहा है। ठीक है, यानी फिजिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऑलरेडी फिजिक्स का मिल चुका है, किससे, लूसेंट से मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का हमारा ये है कि रस संवेदी ग्रही जो होता है का पता कौन लगाता है, यानी रस संवेदी ग्रही का पता लगाता है कौन, स्वाद जो होता है रस संवेदी ग्रही द्वारा पता लगाया जाता है। पेज नंबर 383 में जाएंगे तो ये हमको देखने को बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से मिल जाएगा, पेज नंबर 383 में। ठीक है, पेज नंबर 383 पहुँचेंगे हम, आप दिखा देते हैं आपको 83, ये हमारा है पेज नंबर 383। यहाँ पे देखिए जीव हमारा होता है, मुख गुहा के फर्श पर एक मोटी सा मांसल रचना होती है। जीव के ऊपर उसी तरह पर कई छोटे छोटे अंकुर यानी पैपिलई होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियाँ टेस्ट बड कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य के भोजन को विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है हमारा, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्के निर्माण में सहायता होता है। जब पेज नंबर 382 जाएंगे प्लेटलेट इसका आंसर होगा, रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो प्लेटलेट बनाता है। 382 नंबर पेज पे जाएंगे तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रक्त का थक्का। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा है रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स होता है, क्या इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करता है, पॉलीसिथीमिया में किस प्रकार की कोशिका का संख्या अधिक हो जाती है, यानी इसमें क्या होता है, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी जो होता है उसमें आरबीसी का जब संख्या अधिक हो जाती है तो पॉलीसिथीमिया होती है, और कम होती है तो हमारा क्या होता है, कम होता है तो इनीमिया होता है। ठीक है, तो ये हमको लूसेंट में देखने को नहीं मिला, अगर किसी भाई बंधु को मिलता है तो बताइएगा, लेकिन हम तो नहीं देखे, पूरा अच्छी तरीके से देखिए हमको बिल्कुल नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पिलागरा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये हमारा नियासिन जिसको हम विटामिन B3 बोलते हैं वहाँ से होता है। पेज नंबर जब 393 में जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर क्लियर देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 300 ये रहा पेज नंबर आपका 393, विटामिन B3 जिससे निकोटिनैमाडाइन के नाम से जाना जाता है और इसको नियासिन बोलते हैं। पिलागरा यानी त्वचा दाद रोग होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है निम्न में कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संबंधन करता है, यानी कम करता है, यानी वृद्धि को अवरोध करता है, ये कौन है? तो ये हमारा जो है एब्सिसिक एसिड होता है। जब हम बात करेंगे पेज नंबर 377 की, तो वहाँ भी आपको देखने को ये वाला क्वेश्चन क्लियर अच्छे से आपको मिल जाएगा। ये हमारा रहा मंदन, क्या हुआ देखिए यहाँ पे एब्सिसिक एसिड हो गया। एब्सिसिक एसिड आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, यह बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है और यह पतियों को विलंगन में मुख्य भूमिका निभाती है, यह पुष्पन में बाधक होता है। ये कौन हो गया हमारा, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कौन सी रक्त वाहिकाएं एकल एंडोथेलियम परत से बनी होती है। देखिए ये एंडोथेलियम होता है, एक होता है इपीथेलियल और एंडोथेलियल। तो लूसेंट में इपीथेलियल के बारे में दिया हुआ है, लेकिन एंडोथेलियल के बारे में दिया हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर उपकला उत्तक यानी इपीथेलियल टिश्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो है एंडोथेलियल आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो आप अगर वहाँ से पढ़िएगा तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, यानी कोशिकाएं दोबारा होती है, यानी किसके द्वारा होते हैं, एंडोथेलियल परत जो होता है किससे बना होता है, कोशिकाओं बना होता है। तो यहाँ पर ये भी कहा रहा है ये उत्तक जंतु की बाहरी भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इसे उत्तक का कोशिकाओं को पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। तो उपकला के बारे में नहीं दिया हुआ, तो इसका अगर पढ़िएगा तो आप इसको आंसर इसका मार सकते हैं आप। तो देख लीजिए आपका टोटल क्वेश्चन कितने, देखिए हमको टिक नहीं मारे यहाँ पर, जो मिला हुआ नहीं मारे। तो टोटल बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से मिल गया हमारा। फिजिक्स में कितना क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में हमारा कितना क्वेश्चन मिला, 5 क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में टोटल जो है 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिल गया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है। इसका आंसर होगा नायलॉन। देखिए इसका चर्चा तो किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो पूछ रहा है सेम क्वेश्चन, ये हमको देखने को नहीं मिला, तो इसलिए हम इसको टिक नहीं मारा है। ठीक है, इसको हम लिए नहीं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, जब ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो पेज नंबर 350 में जब हम जाएंगे तो हमको ये बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। ये पेज नंबर 350 में आपको हम दिखा देते हैं। पेज नंबर 350 से यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा होगा नायलॉन के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये छोटे कार्बनिक अणुओं को बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे इसका चर्चा किया गया है, लेकिन ये चर्चा में जो है ये जो सेम क्वेश्चन वो देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तत्व और उसके प्रतीक का जोड़ी सही है। तो ये क्या, सोडियम का जोड़ी सही था, बाकी सबका इसको दिखाने की जरूरत है। पेज नंबर 343 में दिया हुआ, ये कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। ये पेज नंबर 353 में जब हम जाएंगे तो ये हमको क्लियर देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 353 में यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस पर हरे रंग का परत चढ़ जाता है। यह हरा पदार्थ जो है कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग कठोर जल के मृदु करने के लिए किया जाता है। यानी जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कौन सा सोडा करते हैं, तो हमारे यहाँ धोवन सोडा है। ठीक है, इसको पेज नंबर 356 में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पर आएंगे क्या लिखा हुआ, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर या उबालकर अस्थायी एवं अस्थायी दोनों तरह से कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विश्व भर में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला ज्वार रोधी यानी एंटीपायरेटिक कौन सी दवाई है। तो हमारे क्या होता है, पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल एक हमारा एंटीपायरेटिक है ना, ज्वार रोधी है। लेकिन ये क्वेश्चन हम इसलिए टिक यहाँ पे नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये पैरासीटामोल कहीं पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन एंटीपायरेटिक दिया हुआ है। पेज नंबर 363 में जब जाएंगे तो हमको देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है एंटीपायरेटिक के बारे में, लेकिन वो क्लियर नहीं बताया गया। आप देख सकते हैं एंटीपायरेटिक क्या होता है। एंटी का अर्थ होता है प्रति, एंटी का अर्थ होता है प्रति, और पैरेटिक का अर्थ होता है ज्वार संबंधी। यानी एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर में दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीपायरेटिक औषधि जो है निम्नलिखित है, एस्पिरिन है, क्रोसिन है, फिनासिटीन है, अब पैरामिडीन है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर
नहीं किए, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यानी आप देखिए केमिस्ट्री में देखिएगा तो टोटल 1 2 3 या 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिल गया। यानी टोटल साइंस का क्वेश्चन आप देखिएगा जब यहाँ पर, तो साइंस में टोटल कितना मिला, 1 2 3 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल क्वेश्चन 7 5 12 7 6 13 13 और 5 18, 18 में जो हमको 12 मिल चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, यानी 18 में 12 साइंस का प्योर लूसेंट से मिल गया है। और अगर थोड़ा सा आप पढ़े रहिएगा तो 12 का आप 15 भी इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप जब एनालिसिस करेंगे कितना क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है, तो देखिए बिहार से 4 क्वेश्चन था, यहाँ पे मैथ में 6 क्वेश्चन था, इंग्लिश में 2 नंबर का था, 2 क्वेश्चन था, और हिंदी 2 क्वेश्चन, यानी टोटल 14 नंबर किससे था, बिहार, मैथ, इंग्लिश और हिंदी से। और जब हम बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो टोटल कितना है, 71 क्वेश्चन टोटल कितना है, टोटल कितना है, 71 नंबर है। 71 नंबर किससे पूछा हुआ, साइंस से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और हिस्ट्री से। और टोटल बिहार से 14, यानी टोटल जो हमारा करेंगे जब, और करेंट अफेयर और स्टैटिक दोनों मिला के हमारा 5 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी टोटल 100 नंबर हो गया। जब हम बात करेंगे टोटल पॉलिटी मतलब टोटल अगर लूसेंट से कितना मिला है, तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले तो 12 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल गया साइंस से। 12 क्वेश्चन के कहाँ से मिला आपको देखने को, साइंस से। 12 के बाद यहाँ पर हम आएंगे कितना, जो हिस्ट्री, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 के बाद हम आएंगे इकोनॉमिक्स, 32 33 34 35। 35 के बाद यहाँ पे 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, यानी 46 क्वेश्चन जो है टोटल लूसेंट में 71 से 46 क्वेश्चन मिल गया। आप ये मानकर चलिए कि 46 क्वेश्चन जो मिला ये तो पूरा क्लियर, हम जो लिखा हुआ सेम टू सेम वर्ड जो है ना हम उसको उतार दिए हैं, वो चीज़ है। लेकिन आप जो है ऑप्शन के साथ अगर जाइएगा तो ये आप मान कर चलिए कि आप 50 से 55 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 50 से 55 क्वेश्चन लूसेंट से। तो हमारा सबसे अच्छा बुक अभी कौन है, तो लूसेंट है। इसको आप गाइड बुक के तौर पे ले सकते हैं और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा एनालिसिस, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।